आज हम आपकी इंग्लिश की बुक बी हाइव का चैप्टर नंबर 9 द बॉन्ड ऑफ लव स्टडी करेंगे। बॉन्ड ऑफ लव जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि किसी किन्हीं लोगों के बीच में किसी इंसानों के बीच में किसी के बीच में भी एक प्यार का एक रिश्ता, बॉन्ड ऑफ लव। बिफोर यू रीड, कैन देयर बी लव एंड फ्रेंडशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड वाइल्ड एनिमल्स? क्या इंसानों के बीच में, ह्यूमन बींग्स के बीच में और जंगली जानवरों के बीच में फ्रेंडशिप हो सकती है? लेट्स रीड अ फैसिनेटिंग अकाउंट ऑफ एन ऑर्फेंड स्लॉथ बेयर दैट वाज रेस्क्यूड बाय द ऑथर। इस स्टोरी में हम एक स्लॉथ बेयर एक तरह का भालू होता है, उसके बीच में और जो स्टोरी का उनके बीच में, और जो स्टोरी का राइटर है, ऑथर है, इस ऑथर ने इसको रेस्क्यू किया था, इस भालू को बचाया था, और उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में क्या दोस्ती होती है। एक फैसिनेटिंग, बड़ा ही फैसिनेटिंग मतलब बड़ा ही दिल को छू लेने वाला, एक अट्रैक्ट करने वाला उनका हम एक अकाउंट, एक विवरण पढ़ते हैं इस चैप्टर में। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द बॉन्ड ऑफ लव। उससे पहले आपको स्लॉथ बेयर का कुछ इंट्रोडक्शन दे रखा है कि जो स्लॉथ बेयर्स होते हैं वो फॉरेस्टेड एरियाज में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, इंडिया के रेन फॉरेस्ट में, और लोअर एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब होता है ऊंचाई, तो जो कम ऊंचाई पर रहते हैं वो लोअर एलिवेशन पर रहते हैं। उनके बड़े ही घुंघराले शैगी हेयर्स होते हैं, जो उनकी बॉडी पे बहुत बहुत सारे क्या होते हैं, बाल होते हैं। और लॉन्ग मजल, मजल क्या होता है, जो मुंह होता है, जो उनका मजल होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, लंबा होता है। एंड यूजिंग द क्लॉ का मतलब होता है उनके जो पंजे होते हैं उससे वो ज़मीन को डिग करते हैं, खोदते हैं, और अपने लिप्स का यूज़ करके एक तरह की ट्यूब बना लेते हैं। और जो बहुत ही हार्ड टू रीच एरियाज होते हैं, यहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल होता है, जैसे कोई मरा हुआ पेड़ है, कोई डेड ट्री है, उसमें से वो अपना फूड अपने लिप से क्या कर लेते हैं, उसे सक कर लेते हैं, उसे वो चूस लेते हैं। उसके बाद उनका जो मेन फूड होता है वो टर्माइट्स होता है। टर्माइट किसको बोलते हैं, दीमक को बोलते हैं। और यू कैन हियर देम सक अप देयर फूड फ्रॉम द सेवरल फीट अवे। वो बहुत कुछ फीट की दूरी से भी अपने खाने को सक कर लेते हैं। सक का मतलब होता है उसे वो चूस लेते हैं। ये एक जनरल सा इंट्रोडक्शन दे रखा है हमें स्लॉथ बेयर के बारे में। नाउ वी कम टू द स्टोरी। अब हम अपनी स्टोरी पर आते हैं। जो स्टोरी का ऑथर है वो अपने आप को आई कह रहा है। आई विल बिगिन विद ब्रूनो, माई वाइफ्स पेट स्लॉथ बेयर। आई गॉट हिम फॉर हर बाय एन एक्सीडेंट। मैं एक ब्रूनो की स्टोरी आपको सुना रहा हूँ, जो मेरी वाइफ का पेट है, पालतू स्लॉथ बेयर था, और मैं उसके लिए लेके आया था अपनी वाइफ के लिए बाय एन एक्सीडेंट। एक दुर्घटनावश ऐसे ही एक एक्सीडेंटली मैं उसको अपने घर ले आया था। हुआ क्या था, 2 years ago, 2 साल पहले, वी वर पासिंग थ्रू द शुगर केन फील्ड मीन्स गन्ने के खेत में से हम गुजर रहे थे। पीपल वर ड्राइविंग अवे द वाइल्ड पिग्स फ्रॉम द फील्ड बाय शूटिंग एट दैम। जो लोग थे वो पिग्स होते हैं, जो खेतों में घुस जाते हैं, जो जंगली सुअर होते हैं खेतों में घुस जाते हैं, उन्हें भगा रहे थे। सम वर शॉट एंड सम एस्केप। कुछ को तो उन्होंने गोली मार दी और कुछ वहां से बचकर भाग गए। वी थॉट दैट एवरीथिंग वाज ओवर व्हेन सडनली अ ब्लैक स्लॉथ बेयर केम आउट पैंटिंग इन द हॉट सन। हमें लगा कि सब खत्म हो गया है, तभी अचानक से एक काले रंग का स्लॉथ बेयर बाहर निकला, पैंटिंग इन द हॉट सन। पैंटिंग का मतलब था हाफता हुआ, ब्रीदिंग हैविली, बहुत तेज तेज सांस लेता हुआ, हाफता हुआ वो स्लॉथ बेयर बाहर निकल पड़ा। Now I will not shoot a sloth bear wantonly, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that way about and promptly shot the bear on the spot. अब वो पहले तो वो जानवरों को वहाँ से खेतों से भगा रहे थे, जंगल से बचाने के लिए, लेकिन अब उसने सोचा कि जो स्लॉथ बेयर है इसको मैं वेंटनली शूट नहीं करूँगा। वेंटनली का मतलब होता है किसी कारण, अब इसको मारने का कोई रीज़न ही नहीं है, तो वेंटनली बिना किसी कारण के, बिना ऐसी रीज़न के मैं इसे नहीं मारूंगा, ऐसा ऑथर ने सोचा। पर दुर्भाग्यवश मेरा जो एक साथी था, मेरा एक कंपेनियन था, उसने ऐसा नहीं सोचा। ही डिड नॉट फील दैट वे अबाउट, और उसने प्रॉम्प्टली जैसे वो बाहर निकला, झट से उसको प्रॉम्प्टली क्या करा, उसको शूट कर दिया, शूट द बेयर ऑन द स्पॉट, उस बेयर को वहाँ पर शूट कर दिया। एज वी वॉच द फॉलन एनिमल वी वर सरप्राइज टू सी दैट ब्लैक फर ऑन इट्स बैक मूव्ड लेफ्ट एंड लेफ्ट द प्रोस्टेड बॉडी। जब वो जानवर को गोली मार दी, वो नीचे गिर रहा था, तो हम हैरान हो गए देखकर कि उसकी बॉडी पे जो ब्लैक फर था, जो काले रंग के उसके बाल थे, वो हिल रहे थे, और हिलते हिलते कोई चीज़ उसकी बॉडी से बाहर की तरफ निकल गई। प्रोस्टेट का मतलब होता है वो ज़मीन पे गिर गया, ग्राउंड पे मुंह नीचे करके वो जानवर गिर गया, लेकिन उसकी बॉडी से कोई चीज़ हिलती हुई बाहर निकल गई, और हम ये देखकर हम क्या हो गए, हैरान हो गए। देन वी सॉ इट वॉज तब हमने ध्यान से देखा तो वो कौन था एक्चुअल में, वो एक बेबी बेयर था।
उस भालू का बच्चा था जो उसकी पीठ पर राइड कर रहा था, अपनी मम्मी की पीठ पर, अपनी मदर की पीठ पर, जब सडन शॉट, अचानक से एक गोली आई और उसने उसको मार दिया। द लिटिल क्रिएचर रैन अराउंड इट्स प्रोस्ट्रेट पेरेंट मेकिंग अ पिटीफुल साउंड। वो छोटा सा भालू का बच्चा अपनी, जो उसकी मदर की बॉडी गिरी हुई थी, उसके आसपास घूम रहा था और पिटीफुल नॉइज, और बहुत ही दर्द दर्द से भरा हुआ, फुल ऑफ पिटी आवाज़ें निकाल रहा था, बहुत ही दुख भरी वो आवाज़ें निकाल रहा था। पिटीफुल नॉइज मीन्स फुल ऑफ पिटी, दुख से भरी हुई बहुत आवाज़ें निकाल रहा था, वो रो रहा था। उसके बाद क्या होता है, आई रैन अप टू इट टू अटेम्प्ट अ कैप्चर। मैं उसकी तरफ दौड़ा उसे पकड़ने के लिए। इट स्कूटेड इन टू द शुगर कैन फील्ड। वो स्कूटेड मतलब रैन अवे, भाग गया, वो शुगर केन के खेत में, गन्ने के खेत में भाग गया। फॉलोइंग इट विद माई कंपेनियन, मैं अपने साथियों के साथ उसे फॉलो कर रहा था। आई वॉज लास्ट एबल टू ग्रैब इट बाय द स्क्रफ ऑफ इट्स नेक वाइल इट स्नैप्ड एंड ट्राई टू स्क्रैच मी विद इट्स लॉन्ग हुक क्लॉज। मैं क्या कर रहा था, उसको ग्रैब करने में, मतलब झपटने में, उसको पकड़ने में मैं सफल हो गया। स्क्रफ ऑफ इट्स नेक, उसकी जो गर्दन थी, जो गर्दन के ऊपर उसके जो गर्दन का जो पीछे का हिस्सा था, स्क्रफ ऑफ इट्स नेक मतलब गर्दन के जो पीछे का हिस्सा था, वहाँ से मैंने उसे पकड़ लिया। वाइल इट स्नैप्ड एंड ट्राई टू स्क्रैच मी, उसने क्या करा, मुझे पंजा मार रहा, मुझे स्क्रैच करने की कोशिश करी। स्नैप का मतलब होता है, इट स्नैप मतलब काट लिया मुझे, और ट्राई टू स्क्रैच मी विद इट्स लॉन्ग हुक क्लॉज, अपने लंबे लंबे मुड़े हुए पंजों से उसने मुझे स्क्रैच करने की, खुरचने की, मारने की कोशिश करी। स्नैप का मतलब होता है काट लेना, और स्क्रैच का मतलब होता है खरोंच लगा देना, घाव कर देना। अब फिफ्थ पैराग्राफ पर हम आते हैं। We put it in a gunny bag we had brought, and when I go back to Bangalore, I duly presented it to my wife. मैंने उसे पकड़ लिया और उसे गनी बैग, एक बोरे में डाल दिया, और जब मैं वापस बैंगलोर गया तो मैंने उसे प्रेजेंट कर दिया अपनी वाइफ को, मैंने उसको गिफ्ट दे दिया। उसको देख के जो मेरी वाइफ थी बहुत हैप्पी हो गई। शी वॉज डिलाइटेड, डिलाइटेड मीन शी वॉज वेरी हैप्पी। शी हैड वंस पुट अ कलर रिबन अराउंड इट्स नेक। उसने क्या करा, एक कलरफुल रिबन लिया और उसकी गर्दन में बांध लिया। आफ्टर डिस्कवरिंग द कब वॉज अ बॉय शी क्रस्टेड इट एज ब्रूनो। और जब उसे पता लगा कि ये लड़का, ये जो बेयर था वो एक मेल है, वो एक बॉय है, तो उसने क्रिस्टन मीन्स उसका नाम रख दिया, उसका नामकरण कर दिया। और उस मेरी वाइफ ने उसका क्या नाम रखा, मेरी वाइफ ने उसका नाम रखा ब्रूनो। आपको याद रखना है, तो स्लॉथ बेयर का नाम है ब्रूनो। अब ब्रूनो उनके घर में रहने लग गया और पलने लग गया। ब्रूनो सून टुक टू ड्रिंकिंग मिल्क फ्रॉम अ बॉटल। जल्दी से वो दूध पीना शुरू कर दिया उसने बॉटल में से। इट वॉज बट अ स्टेप फर्दर एंड विद इन अ फ्यू डेज ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स। और कुछ ही दिनों में उसने सब कुछ खाना और सब कुछ पीना शुरू कर दिया। एवरीथिंग इन द राइट वर्ड, एवरीथिंग ही सही शब्द है उसके लिए, क्योंकि वो सब कुछ खा लेता था। अब क्या क्या खाता था, ही एट पॉरिज। पॉरिज किसको बोलते हैं, दलिए को बोलते हैं। मेड फ्रॉम इंग्रेडिएंट्स वेजिटेबल, फ्रूट, नट्स, मीट, करी, राइस, रिगार्डलेस ऑफ कॉन्डिमेंट्स एंड चिलीज। उसके अंदर मतलब जो भी सामान डाला होता था हमने, वो सब कुछ खा लेता था। फ्रूट्स भी खा लेता था, वेजिटेबल्स भी खा लेता था, करी भी खा लेता था, राइस भी खा लेता था। रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्डिमेंट्स, कॉन्डिमेंट्स होते हैं मसाले, उसके अंदर मसाले होते थे, मिर्च होती थी, चिलीज होती थी, ब्रेड, एग, चॉकलेट, सब चीज़ खा लेता था वो। स्वीट्स, मिठाइयाँ खा लेता था, पुडिंग, आइसक्रीम, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मीन्स ऑथर कह रहा है ऐसी क्या चीज़ थी जो नहीं खाता था। वो कह रहा है एवरीथिंग इज द राइट वर्ड, सब कुछ खा लेता था, इसलिए एवरीथिंग सही वर्ड है। अगर कोई पूछे कि ब्रूनो क्या खाता था, तो एवरीथिंग, वो ये सब कुछ खा लेता था। और पीने की अगर बात आती है एज पर ड्रिंक, तो वो क्या क्या पी लेता था, वो दूध पी लेता था, मिल्क, टी, चाय होती है, कॉफ़ी आप जानते हैं, लाइम जूस जो नींबू का जूस होता है, एरेटेड वाटर जो कोल्ड ड्रिंक जो होते हैं, बटर मिल्क लस्सी को कहते हैं, बियर एक तरह का ड्रिंक होता है, अल्कोहलिक लीकर। एक अल्कोहलिक लीकर मीन जिसे हम शराब बोलते हैं, उसको भी वो पी लेता था। एंड इनफैक्ट एनीथिंग लिक्विड, मतलब कोई भी लिक्विड चीज़ को वो पी लेता था। इट ऑल वेंट डाउन विद रेलिश, बड़े ही रेलिश मतलब होता है बड़े ही स्वाद लगा लगा कर, बड़े ही किसी चीज़ को मज़े ले लेके खाना, तो हर चीज़ को बड़े ही रेलिशली वो क्या करता था, खा लेता था। तो इस तरह से वो सब कुछ एक तरह से खाने लग गया। अब हम आते हैं पैराग्राफ नंबर 7 पर। द बेयर बिकेम वेरी अटैच टू आर टू अल्सेशियन डॉग। जो बेयर था बड़ा अटैच्ड हो गया, बड़ा ही उसका लगाव हो गया। हमारे घर में 2 अल्सेशियन डॉग थे। एंड टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द टेनेंट्स लिविंग इन आर बंगलो। और हमारे जो बंगलो में जो टेनेंट्स, हमारे किराएदार थे, उनके बच्चों के साथ भी उसका बहुत अटैचमेंट हो गया। ही वॉज लेफ्ट क्वाइट फ्री इन हिज यंगर डेज एंड स्पेंट हिज टाइम इन प्लेइंग। जब छोटा था तो उसको हम खाली खुला छोड़ देते थे, जब वो छोटा था, और अपना टाइम वो खेलने में, दौड़ने में, किचन में जाने में, सोने में, स्लीपिंग इन आर बेड्स, हमारे बिस्तर में आकर सोने में वो क्या करता था, बिता देता था। अब एक दिन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस लेसन का, एक दिन एक एक्सीडेंट होता है। एक दिन क्या, एक दुर्घटना होती है। वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल हिम। एक दिन उसके साथ एक एक्सीडेंट होता है। बिफेल का मतलब होता है उसके साथ होना, अकर्ड, एक्सीडेंट अकर्ड।
एक दिन उसके साथ एक एक्सीडेंट होता है। आई पुट डाउन पॉइजन, मैंने क्या करा, चूहों को मारने के लिए पॉइजन, एक तरह का जहर था, बेरियम कार्बोनेट, टू किल द रैट्स एंड माइस दैट हैड गॉट इनटू माय लाइब्रेरी। मेरी लाइब्रेरी में बहुत सारे चूहे हो गए थे, तो उनको मारने के लिए मैंने चूहों की जो मारने की दवाई होती है, एक जहर मैंने डाल दिया। ब्रूनो एंटर द लाइब्रेरी एज ही ऑफन डिड, ब्रूनो लाइब्रेरी में आया एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन, और उसने थोड़ा सा क्या करा, पॉइजन खा लिया। पैरालिसिस सेट इन टू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट, पैरालिसिस का मतलब होता है लकवा, उसे खाते ही लकवा मार गया और वो ब्रूनो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था अपने पैरों पर। बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज स्टम्प्स टू माय वाइफ, लेकिन वो घसीट घसीट कर, ड्रैग का मतलब होता है घसीट घसीट कर चलना ज़मीन पर, वो अपने अपने पैरों से, अपने हाथों से ही ज़मीन पर घसीट घसीट कर चला। हु कॉल्ड मी, और मेरी वाइफ ने मुझे बुलाया। आई गेस्ड व्हाट हैड हैपन, मैं समझ गया था क्या हुआ था। ऑफ आई रश्ड इन द कार टू द वेट्स रेजिडेंस, वेट्स क्या होते हैं, जानवरों के डॉक्टर को वेट बोलते हैं, वहाँ उसके वेट के हम घर तक गए। आई केस ऑफ पॉइजनिंग, लगता है इसने जहर खा लिया है। टेम बेयर बेरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू, एक पालतू भालू ने बेरियम कार्बोनेट खा लिया है, अब हम क्या करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स आपसे पूछ सकते हैं कि क्या एक्सीडेंट हुआ था। सबसे पहले उसका ये एक्सीडेंट हुआ था कि एक दिन ऑथर ने चूहे मारने की दवाई बेरियम कार्बोनेट अपनी लाइब्रेरी में डाली और एक्सीडेंटली ब्रूनो ने उसे कंज्यूम कर लिया, उसे खा लिया। अब क्या होता है, जो डॉक्टर था उसने उसका ट्रीटमेंट करा। आउट केम हिज मेडिकल बुक्स, उसने अपनी सारी किताबें निकाली एंड अ फेवरिश रेफरेंस टू द इंडेक्स बिगेन। अब अपने फटाफट से जल्दी जल्दी, फेवरिश मीन्स होता है बड़ी, यहाँ पे क्विकली मतलब होता है बड़ी जल्दी जल्दी, वो जो आपकी बुक में भी आगे लेसन के आगे इंडेक्स बना रहता है ना, जैसे आप ढूंढते हो कौन सा पेज नंबर है कौन सा है, तो इंडेक्स दिखने लग गया। व्हाट पॉइजन डिड यू से, तुमने कौन से पॉइजन की बात बोली थी सर, ये कौन बोल रहा है, डॉक्टर बोल रहा है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है लाइन्स देखिए, कौन बोल रहा है, ये वेट बोल रहा है। बेरियम कार्बोनेट, ओ यस बेरियम सॉल्ट्स, ओ बेरियम कार्बोनेट, डॉक्टर अपने मुंह में बातें कर रहा है, सोच रहा है मैं क्या इलाज करूं। सिम्टम्स पैरालिसिस, ट्रीटमेंट, इसके सिम्टम क्या है, उसको पैरालिसिस हो गया, उसको लकवा हो गया, ट्रीटमेंट क्या करूं, इंजेक्शन लगाऊं। और जस्ट अ मिनट सर, आई विल ब्रिंग माई सिरिंज एंड द मेडिसिन, डॉक्टर कहता है मैं अभी अपनी सिरिंज, अपना जो इंजेक्शन लगाने वाली सिरिंज और दवाई लेकर आता हूँ। अ डैश बैक टू द कार, ब्रूनो स्टिल फ्लाउंडरिंग अबाउट ऑन हिज स्टम्प्स बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली, जो अभी वो कार में ही था, जो ब्रूनो था, अभी भी वो क्या कर रहा है, अपने हाथों के ऊपर ही क्या कर रहा है, वो फ्लाउंडरिंग कर रहा है, मतलब मूव करने की कोशिश कर रहा है, हिला नहीं जा रहा, लेकिन बट क्लियरली वीकनिंग रैपिडली, और ब्रूनो है बड़ी जल्दी जल्दी क्या हो रहा है, वीक हो रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। सम वॉमिटिंग, वॉमिटिंग का मतलब होता है उल्टी आ रही है उसको। हैवी ब्रीदिंग, ब्रीदिंग, बहुत तेज तेज सांस ले रहा है। विद हीविंग फ्लैंक्स एंड गैपिंग माउथ, हीविंग फ्लैंक का मतलब होता है यहाँ पर बहुत तेज तेज, जो ब्रूनो है वो सांस ले रहा है, और उसका जो मुंह है वो क्या है, खुले के खुला रह गया है, हीविंग गेपिंग माउथ, क्योंकि उसको सांस नहीं आ रही है, तो बहुत तेज तेज वो सांस ले रहा है, तो जो उसका मुंह है वो खुले का खुला रह गया है। अब जो डॉक्टर है वो कहते हैं होल्ड हिम एवरीबडी, उसको पकड़ लो जल्दी से। इन गोज द हाइपोडर्मिक, ब्रूनो स्क्वीज 10 cc ऑफ द एंटीडोट एंटर्स सिस्टम विदाउट अ ड्रॉप बीइंग वेस्टेड, ये दवाई का नाम है जो उसकी बॉडी में 10 cc का इंजेक्शन लगा दिया उसने। हाइपोडर्मिक क्या होता है, एक लंबी सुई होती है जिससे इंजेक्शन दिए जाते हैं स्किन के अंदर, तो उसकी बॉडी में एक हाइपोडर्मिक मीन्स एक इंजेक्शन लगा दिया गया विदाउट अ ड्रॉप बीइंग वेस्टेड, बिना एक भी ड्रॉप उसकी वेस्ट किए हुए। और 10 मिनट के बाद कंडीशन अनचेंज, फिर भी उसकी कंडीशन नहीं बदली, फिर एक और 10 cc का इंजेक्शन लगाया गया। 10 मिनट के बाद ब्रीदिंग लेस स्टेटोरस, अब 10 मिनट के बाद थोड़ी सी सांस लेने की जो उसकी गति थी वो थोड़ी कम हुई, जो नॉइजी ब्रीदिंग थी, स्टेटोरस का मतलब होता है तेज तेज आवाज़ करते हुए सांस लेना, थोड़ी कम हुई। ब्रूनो कैन नाउ मूव हिज आर्म्स एंड लेग्स अ लिटिल, अब वो थोड़े से अपने हाथ और बाजू को थोड़ा हिला सकता था। ही कैन नॉट स्टैंड येट, लेकिन वो खड़ा नहीं हो सकता था। 30 मिनट बीत गए। ब्रूनो गेट्स अप एंड हैज़ अ ग्रेट फीड, वो खड़ा होता है और क्या करता है, बहुत सारा वो क्या करता है, खाना खाता है। ही लुक्स एट अस डिसडेनफुली, और हमारी तरफ बड़ी ही, डिसडेनफुली का मतलब होता है बड़ी नफरत भरी निगाहों से देखता है, हेटफुली देखता है, कि जैसे कि वो हमसे कुछ नाराज़ हो, हेट्रेड की तरह, नफरत से हमारी तरफ देखता है। एज मच एज टू से, जैसे वो कहना चाहता हो, व्हाट्स बेरियम कार्बोनेट व बिग ब्लैक बेयर लाइक मी, तुमने मेरे जैसे बड़े से ब्लैक बेयर को, भालू को तुमने बेरियम कार्बोनेट खिला दिया। ब्रूनो स्टिल ईटिंग, लेकिन अभी भी वो क्या कर रहा है, वो खा रहा है। नेक्स्ट पैराग्राफ, अनदर टाइम ही फाउंड, अब सेकंड एक इंसिडेंट, अभी फर्स्ट इंसिडेंट हो गया ब्रूनो का कि जब उसने बेरियम कार्बोनेट खा लिया था। अब सेकंड इंसिडेंट कब होता है, व्हेन ही फाउंड नियरली 1 gallon ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल which I had drained from the sump of the Studebaker and was keeping as a weapon against the inroads of termites. He promptly drank the lot, but it had no ill effect whatever. अब क्या होता है, एक और इंसिडेंट होता है जब क्या करता है, ब्रूनो ने 1 गैलन पुराना इंजन ऑयल पी लिया,
ऑथर है उसने क्या करा, उसकी गाड़ी है, गाड़ी स्टूडबेकर, ओल्ड अमेरिकन कार को स्टूडबेकर बोलते हैं, उसमें से उसने थोड़ा सा क्या निकाल लिया था, थोड़ा सा उसने उसमें से इंजन ऑयल गाड़ी में से निकाल लिया था, क्योंकि उसे जो टर्माइट्स घर में जो बहुत सारे दीमक हो गए थे उनको भगाने के लिए उसको वो यूज़ करना था, टर्माइट्स को भगाने के लिए वो उसको इंजन ऑयल यूज़ करना था, तो उसने अपनी गाड़ी में से ऑयल निकाल लिया। ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक द लॉट, उसने क्या करा, जल्दी जल्दी सारा वो क्या कर लिया, पी लिया। बट इट हैड नो इल इफेक्ट्स वॉट एवर, लेकिन उसके ऊपर कोई भी बुरा असर उसका नहीं पड़ा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ होता है 12th पैराग्राफ। The months rolled on and Bruno had grown many times the size he was when he came. अब महीने बीत गए, अब ब्रूनो क्या हुआ, जितने जब वो आया था बहुत छोटा था, अब बहुत ज़्यादा उसकी साइज बढ़ गया, grown many times. He had equaled the Alsatian in the height, जो उसके घर में डॉग थे Alsatian, उनकी हाइट जितना हो गया, and he had even outgrown them, उनसे भी outgrow मतलब उनसे भी ज़्यादा बड़ा हो गया. बट जस्ट एज स्वीट, जस्ट एज मिस्चीवियस, स्वीट मतलब बहुत प्यारा सा था वो, और मिस्चीवियस मतलब होता है शरारती, प्लेफुल बहुत ज़्यादा वो प्लेफुल था, वो खेलता कूदता रहता था। और ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है जो वो हमें बहुत पसंद करता था, हम सबको। अबव ऑल ही लव्ड माई वाइफ, और सबसे ज़्यादा वो मेरी वाइफ से प्यार करता था, एंड शी लव्ड हिम टू, और वो भी उससे बहुत प्यार करती थी। शी हैड चेंज हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा, पहले उसने उसका नाम क्या रखा था, ब्रूनो, अब उसने उसका नाम, मेरी वाइफ ने उसका नाम बदल के बाबा रख दिया। बाबा क्या होता है, हिंदुस्तानी वर्ड होता है स्मॉल बॉय, छोटे बच्चे को, लड़के को बाबा कह के बुलाया जाता है इंडिया में, तो उसने बाबा नाम रख दिया। एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स, और जो बाबा था वो कुछ ट्रिक्स भी कर लेता था, कुछ करतब भी दिखाता था। वो क्या करता था, जब उसे कहते थे बाबा रेसल, बाबा बॉक्स, जब उसे ये शब्द बोलते थे बाबा रेसल या बाबा बॉक्स, तो क्या करता था, बॉक्सिंग करने लग जाता था। ही टैकल्ड एनीवन हु केम फॉरवर्ड फॉर अ रफ एंड टम्बल, जो भी उसके सामने आता था उससे वो क्या करने लग जाता था, उससे वो बॉक्सिंग करने लग जाता था, उसको वो गिरा देता था। जो भी उसके सामने आता था उसको वो टम्बल मीन्स उसको वो गिरा देता था, बॉक्सिंग करने लग जाता था उसके साथ में। अगर आप बाबा को एक स्टिक देंगे और कहेंगे बाबा होल्ड गन, उसको एक डंडी दे के आप बोलेंगे बाबा गन पकड़ो, तो वो क्या करता था, ऐसे बंदूक को हम एक किसी की तरफ पॉइंट करते हैं, तो ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू, वो तुम्हारी तरफ उस डंडी को बंदूक की तरह पॉइंट करता था। अगर आप उसे बोलेंगे बाबा वेयर्स द बेबी, बाबा बेबी कहाँ है, तो वो जल्दी से क्या करता था, ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड एंड क्रेडल्ड, उसके पास एक छोटी सी एक स्टिक होती थी, जल्दी से उसे बाहर निकालता था। और क्रेडल का मतलब होता है क्रेडल का मतलब होता है झूला झुलाना, क्रेडल का मतलब होता है झूला झुलाना, तो जल्दी से वो क्या करता था, प्रोड्यूस, सामने एक स्टिक होती थी उसे बाहर निकालता था और उसे क्रेडल करने लग जाता था। अफेक्शनेटली अ स्टम्प ऑफ वुड, एक लकड़ी की छोटी सी डंडी होती थी जिसे उसने बड़ी ही ध्यान से केयरफुली, कंसील का मतलब होता है, कंसील का मतलब होता है छुपा कर रखा हुआ था, कंसील का मतलब होता है छुपा कर, अपने भूसे वाले जो बिस्तर था उसमें छुपा रखी थी एक लकड़ी की डंडी, उसे वो बच्चे की तरह खिलाने लग जाता था जब उसे बोलते थे ब्रूनो बाबा वेयर इज योर बेबी। बिकॉज ऑफ द टेनेंट चिल्ड्रन पुअर ब्रूनो और बाबा हैड टू बी केप्ट चेन मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन वो बड़ा हो गया था और जो बच्चे थे किराएदारों के जो बच्चे थे उनको उनसे डर लगता था, तो इसलिए बाबा को अब चेन करके रखना पड़ता था मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर टाइम उसको चेन लगाकर हमें रखना पड़ता था। देन माई सन एंड आई एडवाइज माई वाइफ, फिर मेरे बेटे और मैंने अपनी वाइफ को एडवाइस करा, एंड फ्रेंड्स एडवाइज हर टू, और दोस्तों ने भी उसे एडवाइस करा, टू गिव बाबा टू द जू एट मैसूर, एक काम करो, अब ये बड़ा हो गया है, इसे जू मीन्स चिड़ियाघर में भेज दो, अब ये बहुत बड़ा हो गया है तो इसको घर में रखना ठीक नहीं है, तो प्लीज़ इसको चिड़ियाघर में भेज दो। ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम, बहुत बड़ा हो गया था, उसे हम घर में नहीं रख सकते थे। आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइस एंड शी एट लास्ट कंसेंटेड, अब उसकी वाइफ तो मानती नहीं थी, लेकिन बहुत बार उसको एडवाइस किया गया, तो फाइनली कंसेंट का मतलब होता है वो मान गई, उसने सहमति दे दी। हैस्टली मीन्स जल्दी जल्दी, मैंने कहा बिफोर शी कुड चेंज हर माइंड, कि अभी तो बड़ी मुश्किल से मानी है मेरी वाइफ, इसलिए जल्दी जल्दी कि इससे पहले वो अपना मन बदले, मैं जल्दी बाबा को ले गया। अ लेटर वॉज रिटन टू द क्यूरेटर ऑफ द जू, जू का जो क्यूरेटर होता है या फिर जो पर्सन है, जू का जो इंचार्ज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसको क्यूरेटर बोला गया है, जो चिड़ियाघर का मान लीजिए जो इंचार्ज है उसको क्यूरेटर बोला गया, उसको हमने एक लेटर लिखा। डिड ही वॉन्ट अ टेम बेयर फॉर हिज कलेक्शन, क्या उसे एक भालू चाहिए, एक पालतू भालू चाहिए अपने जू में रखने के लिए, तो उसने रिप्लाई करा यस, उसने हाँ बोला। और जू सेंट अ केज फॉर द मैसूर इन अ लॉरी, और जो चिड़ियाघर ने ही एक बड़ा सा पिंजरा भिजवा दिया एक लॉरी के अंदर, गाड़ी के अंदर। अ डिस्टेंस ऑफ 87 माइल्स एंड बाबा वॉज पैक्ड ऑफ, और 87 मील का डिस्टेंस कवर कराया और बाबा को वहाँ पर हमने कहाँ करा, मैसूर के चिड़ियाघर में, पैक ऑफ मीन्स वहाँ को वहाँ पर उसको भेज दिया, बाबा को हमने मैसूर के चिड़ियाघर में भेज दिया। ही वॉज पैक्ड ऑफ टू द जू इन
मैसूर। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है पैराग्राफ नंबर 14, वी ऑल मिस्ड हिम ग्रेटली। अब वो बाबा वहाँ से चला गया तो हम सब उसे बहुत मिस करते थे, बट इन सेंस वी वर रिलीव, लेकिन थोड़े से हम रिलीव हो गए थे, थोड़ा सी परेशान थे बाबा की वजह से, अब हम शांत हो गए थे। लेकिन जो मेरी वाइफ थी वो इनकंसोलेबल थी, मीन्स वो बहुत दुखी थी, उसे समझाना, उसे कंसोल करना बहुत मुश्किल था। इनकंसोलेबल का मीनिंग होता है जिसे हम शांत नहीं करा पा रहे, उसे हम कंफर्ट नहीं दे पा रहे, कंसोल नहीं कर पा रहे हैं। शी वेप्ट एंड फ्रेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं ये इस लेसन की। शी वॉज इनकंसोलेबल, शी वेप्ट एंड फ्रेटेड, रोती रहती थी, और फ्रेट का मतलब है हमेशा नाराज़ रहती थी, चिढ़ती रहती थी, वरिड रहती थी, अनहैप्पी रहती थी, कभी रिलैक्स नहीं रहती थी, क्योंकि वो बाबा को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेट। फ्रेट मीन्स वरिड, अनहैप्पी, नॉट रिलैक्स्ड। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज शी वुड नॉट ईट अ थिंग, कुछ दिन तक तो उसने कुछ खाया भी नहीं। देन शी रॉट अ नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्यूरेटर, और फिर वो जू का जो इंचार्ज था, क्यूरेटर था, उसको बहुत सारे उसने लेटर्स भी लिखे, पूछती थी उससे हाउ वाज बाबा, बाबा कैसा है। बैक केम द रिप्लाइज, रिप्लाइज आती थी वेल, बट फ्रेटिंग ही रिफ्यूजेस फूड, वो भी अच्छा है, लेकिन ब्रूनो भी क्या कर रहा है, वो भी फ्रेटिंग कर रहा है, वो भी अनहैप्पी है, वो भी चिंतित रहता है और खाना भी नहीं खाता। ही रिफ्यूजेस फूड, ये रिप्लाई आती थी, यानी कि ब्रूनो भी दुखी था और जो ऑथर की वाइफ थी वो भी बहुत ज़्यादा दुखी थी। आफ्टर देयर फ्रेंड्स विजिटिंग मैसूर वो बैक टू मेक अ पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जू एंड सीइंग हाउ बाबा वॉज गेटिंग अलॉन्ग। उसके बाद जब भी कोई उसका दोस्त मैसूर जाता था तो उसकी वाइफ हमेशा कहती थी कि देख के आना कि बाबा कैसा है, बाबा का क्या हाल है, हाउ वॉज बाबा गेटिंग अलॉन्ग में, बाबा का क्या हाल चाल है। दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल, वो बताते थे आकर कि वो अच्छा है, लेकिन बड़ा थिन, पतला और उदास हो गया है, सैड हो गया है। एंड ऑल द कीपर्स एट द जू, और जू के जितने भी कीपर्स थे वो कहते थे ही वॉज फ्रेटिंग, फ्रेटिंग फिर से वर्ड आ गया, बहुत वरिड रहता है, अनहैप्पी रहता है, कभी रिलैक्स नहीं रहता। फॉर 3 months आई मैनेज टू रिस्ट्रेन माई वाइफ फ्रॉम विजिटिंग मैसूर। अब वाइफ कहती थी मैं वहाँ जाऊँगी, 3 महीने तक तो मैंने उसको रोक लिया, रिस्ट्रेन मीन्स उसको रोके रखा कि तुम मैसूर मत जाओ। देन शी सेड वन डे, लेकिन एक दिन वो नहीं मानी, उसने कहा मुझे आज बाबा को देखना ही है, आई मस्ट सी बाबा, आइदर यू टेक मी बाय कार, या तो तुम मुझे गाड़ी से ले जाओ या मैं खुद ही चली जाऊँगी, आई विल गो माई सेल्फ बाय बस, मैं खुद ही बस से चली जाऊँगी या ट्रेन से चली जाऊँगी। अब वो नहीं मानी, सो आई टुक हर बाय कार, इसलिए मैं उसे गाड़ी में बिठाकर कहाँ ले गया, मैसूर ले गया। फ्रेंड्स फ्रेंड्स हैज कंजेक्चर्ड दैट द बेयर वुड नॉट रिकग्नाइज इट। कंजेक्चर का मीनिंग होता है अपने अपने गेस करना, ओपिनियन देना, ऐसा होगा वैसा होगा, उसे हम कंजेक्चर करना बोलते हैं, फॉर्म ओपिनियन, गेस करते रहना। तो मेरे दोस्तों ने क्या करा था, कंजेक्चर गेस किया था कि जो बाबा है वो उसको पहचानेगा नहीं, उसे रिकग्नाइज नहीं करेगा। आई हैड थॉट सो टू, मैंने भी सोचा था, बहुत दिन हो गया, बाबा उसे नहीं पहचानेगा। बट वाइल शी वॉज नॉट येट सम यार्ड फ्रॉम द केज, बाबा सॉ हर एंड रिकग्नाइज हर, अभी तो वो पिंजरे से कुछ गज की दूरी पर ही थी कि बाबा ने उसे देख लिया, और रिकग्नाइज का मतलब होता है उसे पहचान लिया। ही हाउल्ड विद हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मतलब खुशी के मारे उसने बहुत तेज आवाज करी, उसके लिए वर्ड है हाउल, मीन्स रोने लग गया। ही क्राइड विद हैप्पीनेस, शी रैन अप टू हिम, वो दौड़ के उसके पास गई, पेटेड हिम थ्रू द बार्स, जो पिंजरे के अंदर ही उसे प्यार करा, पेटेड मतलब उसे पिंजरे की सलाखों के अंदर से ही उसे उसने प्यार करा। एंड स्टूड ऑन द हेड ऑन डिलाइट, और बाबा भी खुशी के मारे अपने सर के बल खड़ा हो गया, यानी कि बाबा वॉज वेरी हैप्पी टू सी हर, बाबा उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसकी वाइफ भी बहुत खुश हुई। फॉर द नेक्स्ट 3 hours ही वुड नॉट लीव दैट केज, 3 घंटे तक वो उस पिंजरे के पास ही रही, वो वहाँ से नहीं जा रही थी। उसने उसको बाबा को सब कुछ दिया खाने के लिए, शी गेव हिम टी, लेमोनेड, केक, आइसक्रीम, व्हाट नॉट, क्या चीज़ नहीं थी जो उसने बाबा को नहीं दी। अब जाने का समय हो गया, क्लोजिंग टाइम आ गया, और वी हैड टू लीव, और हमें वहाँ से जाना था। माई वाइफ क्राइड बिटरली, मेरी वाइफ बहुत बुरी तरह से, बिटरली होता है बहुत ज़्यादा वो रो रही थी। बाबा क्राइड बिटरली, बाबा भी बहुत बुरी तरह से रो रहा था। इवन द हार्ड एंड क्यूरेटर एंड द कीपर्स, जो बड़ा ही सख्त दिल का जो क्यूरेटर था, क्यूरेटर जो जू का इंचार्ज था, और जो जू के कीपर्स थे जो जानवरों का ख्याल रखते थे, उनको भी वो भी बहुत ज़्यादा क्या हो गए, दुखी हो गए देख के, दे फेल्ट डिप्रेस्ड। एज फॉर मी आई हैड रिकनसाइल्ड माई सेल्फ टू वट आई न्यू वॉज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, और मेरी बात तो क्या करें, मैंने तो अपना मन बना लिया था। रिकनसाइल का मतलब होता है हम किसी काम के लिए अपने आप को क्या कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं कि अब तो ये ऐसा होना ही है, तो मैंने अपने आप को रिकनसाइल कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था अब क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। ओ प्लीज सर, शी आस्क्ड द क्यूरेटर, उसकी मेरी वाइफ ने क्यूरेटर से बोला, मे आई हैव माई बाबा बैक, क्या मैं अपने बाबा को वापस ले जा सकती हूँ। हेजिटेंटली ही आंसर, अब उसको हेजिटेशन हो रहा था क्यूरेटर को, तो उसने बड़ा आंसर बोला, मैडम ही बिलोंग्स टू द जू, अब तो वो चिड़ियाघर से बिलोंग करता है, एंड इज गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, अब वो सरकार की संपत्ति है। आई कैन नॉट गिव अवे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, मैं तुम्हें सरकार की प्रॉपर्टी नहीं दे सकता। हाँ, बट इफ़ माई बॉस, अगर मेरा जो बॉस है, जो सुपरिंटेंडेंट है, जो बेंगलोर में रहता है, अगर वो मान जाता है, एग्री कर लेता है, सर्टेनली यू मे हैव हिम बैक, फिर तुम्हें वो बाबा तुम्हारा वापस मैं दे सकता हूँ, अभी मैं नहीं दे सकता। अब फिर क्या होता है इसके बाद,
देयर फॉलोड द रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर। हम बेंगलोर जाते हैं और विजिट करते हैं जो जू का सुपरिटेंडेंट्स के बंगलों में, उसके बंगले पर हम जाते हैं उससे मिलने। अ टीयरफुल प्लीडिंग, रोते हुए मेरी वाइफ उससे कहती है, बाबा एंड आई बोथ फ्रेटिंग फॉर ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे के लिए फ्रेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम दुखी हो रहे हैं, सैड हैं, उदास हैं। विल यू प्लीज़ गिव हिम बैक टू मी, क्या आप उसे वापस लौटा दोगे? ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन, वो बड़ा ही दयालु जो सुपरिटेंडेंट था वो बड़ा ही काइंड हार्टेड था, जो सुपरिटेंडेंट था वो बहुत काइंड हार्टेड था। एंड ही कंसेंटेड का मतलब होता है उसने सहमति दे दी। नॉट ओनली दैट बट ही रॉट टू द क्यूरेटर, इतना ही नहीं उसने क्यूरेटर को लिखा भी। क्या लिखा? टेलिंग हिम टू लेंड अस अ केज फॉर ट्रांसपोर्टिंग द बेयर टू बेंगलोर, ये भी लिखा उसने क्यूरेटर को कि हमें एक पिंजरा थोड़ा उधार दे दिया जाए जिसमें कि हम बेयर को वापस बेंगलोर ले जा सकें। नेक्स्ट पैराग्राफ, बैक वी वेंट टू मैसूर अगेन, अब वापस हम मैसूर चले गए, आर्म विद सुपरिटेंडेंट्स लेटर, सुपरिटेंडेंट का लेटर लेकर। बाबा वॉज ड्रिवन इन टू अ स्मॉल केज, बाबा को छोटे से पिंजरे में डाला गया। हॉस्टेड ऑन टॉप ऑफ द कार, उस पिंजरे को अपने कार के अपनी गाड़ी के ऊपर रखा। द केज वॉज टाइट सिक्योरली, और उसे अच्छे से बांधा। एंड स्लो एंड केयरफुल रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर, और वापस धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए, बड़ी केयरफुली गाड़ी चलाते हुए हम वापस बेंगलोर आ गए। एंड रिटर्न जर्नी टू बेंगलोर वॉज अकम्प्लिश्ड, अकम्प्लिश्ड का मतलब होता है जब कोई काम हमारा पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है सक्सेसफुली, उसे हम अकम्प्लिश करना बोलते हैं। अब पैराग्राफ 21 पर हम आ जाते हैं। पैराग्राफ 21, Once home, a squad of coolies were engaged for special work in our compound. अब घर आ गए, अब उसके रहने का इंतज़ाम करा है, कुछ सर्वेंट्स को उन्होंने अरेंज किया, कुलीस को अरेंज करा कि काम करवाया उन्होंने कंपाउंड में उसको रखने के लिए। एंड आइलैंड वॉज मेड फॉर बाबा, बाबा के लिए हमने एक आइलैंड बनवाया। आइलैंड क्या होता है? आसपास पानी एक पानी होता है और आसपास सारी ज़मीन होती है, सॉरी, और आसपास उसके पानी होता है। ऐसे हमने एक जगह बनाई बाबा को रखने के लिए। इट वॉज 20 फीट लॉन्ग, 20 फीट लंबा और 15 फीट चौड़ा हमने एक आइलैंड बनवाया। सराउंडेड बाय ड्राई पिट, उसके आसपास हमने क्या खुदवा दिया? एक गड्ढा खुदवा दिया, या खाई जिसे बोलते हैं वो खुदवा दी। 6 फीट वाइड, 6 फीट चौड़ी और 7 फीट गहरी। अ वुडन बॉक्स दैट वंस हाउस्ड फाउल्स वाज टू ब्रॉट एंड पुट ऑन द आइलैंड फॉर बाबा टू स्लीप इन एट नाइट, एक लकड़ी का डिब्बा जिसमें हम फाउल्स जो होते हैं, जो चूजे होते हैं, मुर्गी के बच्चे वगैरह, ये इनको रखते थे, उसको लेके आए और उसको रखा हमने आइलैंड पे, जिसमें बाबा रात में सो पाएगा। स्ट्रॉ में जो भूसा था वो हमने उसके अंदर रख दिया, जिससे वो वार्म रहे, उसको गर्मी मिलती रहे। एंड उसका जो बेबी था, बेबी क्या था? द नाल्ड स्टम्प, स्टम्प इज लकड़ी का वो लकड़ी का एक डंडा जो कि नाल था, मीन जो कि रग था, बहुत ही खुरदुरा था, बहुत ही मुड़ा हुआ था, जैसे किसी को कोई बीमारी हो रखी है तो उसे नाल बोलते हैं। तो एक लकड़ी का डंडा जिसे वो बेबी कहता था, जैसे जिससे वो पहले खेलता भी था, और उसकी जो गन थी और वो पीस ऑफ बैम्बू, सबको हमने सेंटिमेंटली संभाल के रखा था, प्रिजर्व करके रखा था। बाबा के जाने के बाद उसकी उसकी याद के लिए हमने रोक रखा था, उन चीज़ों को संभाल के रखा था। वो सब चीज़ें भी हमने वापस कहाँ भिजवा दी? सिंस ही हैड बीन सेंट अवे टू जू, जब वो जू चला गया था तो उसकी याद में हमें उसका सारा सामान संभाल के रखा था, सेंटिमेंटली प्रिजर्व करके रखा था, वो सब हमने वापस उसको खेलने के लिए वहीं पर रखवा दिया। इस तरह से ऑथर के घर में जो ब्रूनो था, जो बाबा था, उसके जो रहने का इंतज़ाम हो गया। अब पैराग्राफ 22 पे हम आते हैं। इन अ फ्यू डेज, थोड़े दिनों में, द कूलीज हॉइस्टेड द केज ऑन टू द आइलैंड एंड द बाबा वॉज रिलीज, जो पिंजरे में बाबा को लेके आए थे उसको आइलैंड पे रख दिया गया और बाबा को रिलीज कर दिया गया, बाबा को आइलैंड पे छोड़ दिया गया। ही वॉज डिलाइटेड, वो तो बहुत हैप्पी था, बहुत खुश था वो। स्टैंडिंग ऑन हिज हैंड लेग, अपनी पीछे की टांगों पर खड़ा होकर, ही पॉइंटेड हिज गन, वो अपनी गन को जो उसकी डंडी थी एक लकड़ी की जिसको वो गन मानता था, उसको पॉइंट कर रहा था। एंड क्रेडल्ड हिज बेबी, और अपने छोटा सा जो लकड़ी का मुड़ा हुआ लकड़ी का टुकड़ा था उसको, जिसको अपना बेबी समझता था, उसको वो झुलाने लग गया बेबी समझकर। माई वाइफ स्पेंट आवर सिटिंग ऑन अ चेयर देयर वाइल ही सैट ऑन हर लैम्प, मेरी जो वाइफ थी वो घंटों कुर्सी पर बैठी रहती थी वहाँ पर, और वो उसकी लैप मीन्स गोद में आकर, मेरी वाइफ की लैप में आकर, गोद में आकर बैठ जाता था। ही वॉज 15 months ओल्ड एंड अ प्रिटी हैवी टू, वो 15 महीने का था और काफ़ी भारी भी हो गया था। द वे माई वाइफ रीचेज आइलैंड एंड लीव्स इट इज़ इंटरेस्टिंग, अब मेरी वाइफ उस आइलैंड तक कैसे जाती थी और कैसे वहाँ से वापस आती थी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कैसे आती थी वहाँ से वापस वो? आई हैव टाइड अ रोप टू द ओवर हैंगिंग ब्रांच ऑफ अ मैंगो ट्री विद अ लूप एट इट्स एंड, मैंने एक रस्सी टंगा दी थी, एक वहाँ पर आम का पेड़ था, उसकी एक डाली के साथ मैंने एक रस्सी लटका दी थी और रस्सी के एंड में एक लूप बना दी थी, एक फंदे जैसे बना दिया था।
जिस फंदे के अंदर वो अपना पैर रख लेती थी, पुटिंग वन फुट इन द लूप, लूप में अपना पैर रख लेती थी, शी किक्स ऑफ द अदर टू द ब्रिज द सिक्स, और अपना पैर रखकर जिस तरह से रस्सी के सहारे वो जिस तरह से हवा में उड़ती हुई वो आगे तक जाती थी। 6 फीट का जो गैप था और दैट कॉन्स्टिट्यूट द विड्थ ऑफ द सराउंडिंग पिट, उसको वो कवर करती थी, यानी कि एक पैर वो रस्सी के अंदर रखती थी, पेट से लटकी हुई रस्सी के अंदर, दूसरा पैर ज़मीन पर रखकर किक करती हुई वहाँ तक आगे तक जाती थी। द रिटर्न जर्नी इज मेड द सेम वे, उसी तरह से वापस आती थी। बट हु कैन नाउ से दैट अ स्लॉथ बेयर हैज़ नो सेंस ऑफ अफेक्शन, लेकिन अब कौन ये बात नहीं कह सकता कि जो स्लॉथ बेयर है उसमें कोई सेंस ऑफ अफेक्शन नहीं होती, उसके अंदर कोई प्यार या लगाव नहीं होता, कोई मेमोरी, कोई याददाश्त नहीं होती, कोई इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स नहीं होते। ये ऐसी बात कौन कह सकता है कि कोई वाइल्ड एनिमल है, कोई यदि कोई जानवर जंगली जानवर है तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि उनके अंदर कोई प्यार लगाव नहीं होता या उनकी याददाश्त नहीं होती या उनके अंदर अपने कोई इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स नहीं होती, अपने कुछ विशेषताएं नहीं होती। जंगली जानवरों में भी वो सब क्वालिटीज़ होती हैं जो ह्यूमन बींग्स में होती हैं, वो भी प्यार करना चाहते हैं, वो भी अफेक्शन से भरे हुए होते हैं, उनकी भी याददाश्त होती है और उनके भी अपनी कुछ विशेषताएं, कुछ इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि ब्रूनो ने प्रूव कर दी। इस तरह से एक वाइल्ड एनिमल और एक ह्यूमन बीइंग के बीच का जो बॉन्ड ऑफ लव है, जो प्यार का एक रिश्ता है, उसको इस स्टोरी में बहुत ही ब्यूटीफुली उसको डिस्क्राइब किया गया है। केनेथ एंडरसन इज़ द राइटर ऑफ दिस स्टोरी, और यहाँ पर जो हमारी स्टोरी है ये कंप्लीट हो जाती है।